मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल लक्ष्य टू द पॉइंट में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हाल ही में उभरा हुआ विवाद वक्फ संशोधन विधेयक 2024। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस हफ्ते यानी बीते हफ्ते भाजपा सरकार के जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं जिनका नाम है किरण रिजिजू, इन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में रखने के बाद यह चीज कहा कि संशोधन की सख्त से सख्त जरूरत है, यानी इसमें अमेंडमेंट की सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से माफियाओं के कब्जे में है। हमने और क्या देखा, विपक्ष ने वक्फ एक्ट यानी वक्फ कानून, वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए कानून का बचाव करते हुए पाया। जब हम मीडिया की बात करें, मीडिया रिपोर्टों की, तो जाहिर सी बात है मीडिया रिपोर्ट हमेशा सही नहीं होती है। प्रायः भारतीय मीडिया की पारदर्शिता, मेन स्ट्रीम मीडिया की ट्रांसपेरेंसी से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और रही बात इस्लामिक स्कॉलर्स की, तो इस्लामिक स्कॉलर्स इस कानून का बचाव करते हुए ही नजर आएंगे। फिलहाल हम भावनाओं में बहे बगैर हम इसके सभी पक्ष को समझेंगे कि आखिर में वक्फ क्या है, वक्फ कानून क्या है। फिर दूसरी तरफ देखेंगे कि आखिर इसमें कौन सी समस्याएं हैं जिनमें अमेंडमेंट की जरूरत है और यह अमेंडमेंट कितना सार्थक होगा। तो अगर हम अब तक जो उपलब्ध वक्फ एक्ट है जो 1995 में अस्तित्व में आया है, करंट जो वर्तमान में चल रहा है, वह सैद्धांतिक रूप से चाहे जितना भी बेहतर हो, चाहे वह कितना भी दावा करता हो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षक होने का, किंतु यह त्रुटियों से परे नहीं है और इसमें कई कमियां तो इस स्तर की हैं कि कल को राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी पर भी थ्रेट उत्पन्न हो सकता है। तो हम चलते हैं पूरे वक्फ कानून को बारीकी से समीक्षा करेंगे। हालांकि डिटेल में कहने पर तो लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा, फिर भी शॉर्ट वे में इस तरीके से मैं आपके बीच में रखूंगा सरल शब्दों में कि आप इस पूरे कानून, इस पूरी व्यवस्था और इस पूरे वक्फ सिस्टम को समझ जाएंगे और इसमें कमियों को भी बारीकी से समझ जाएंगे। यानी सिद्धांत में यह जितना ही अच्छा है, व्यवहार में यानी जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है उसमें उतनी ही एनोमलीज हैं, उसमें उतनी ही ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को इसी को समझने के लिए डिटेल में। तो सबसे पहली चीज कि आज के लेक्चर में हमने किन किन बातों को शामिल किया है, किन किन इश्यूज को शामिल किया है। तो सबसे पहले अगर आज के लेक्चर की बात करूं तो यह दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वक्फ लॉ के, ये इस पे चर्चा होगी, और दूसरा है प्रैक्टिकल कि जब इसको आप इंप्लीमेंट करते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जिनमें सुधार की जरूरत है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला वाला से तो आप काफी हद तक परिचित होंगे, बड़ी ही मासूमियत से इस्लामिक स्कॉलर्स इसका बचाव करते हुए नजर आते हैं। फिर भी हम सबसे पहले पक्ष पे चलते हैं, विवादित पक्ष नहीं, जो यह सिद्धांत कह रहा है और क्या है यह, इस विषय के और इसके दर्शन को समझते हैं। तो इस दर्शन में हमने किन किन विषयों को शामिल किया है। तो सबसे पहले शामिल किया है वक्फ क्या है, दूसरा हमने शामिल किया है वक्फ का इतिहास क्या है, यानी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वक्फ संपत्ति की शर्तें क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं भारत में वक्फ से संबंधित कानून क्या है और इसका इतिहास क्या है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड काम क्या करता है। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट हमने इसमें शामिल किया, बड़ा ही दिलचस्प पॉइंट उठाए हैं कि क्या मुसलमानों के द्वारा शामिल की गई हर संपत्ति वक्फ है। फिर उसके बाद इसी में हम देखेंगे कि जो वक्फ बोर्ड है या वक्फ एक्ट चलता चला आ रहा है, जिसको लेकर के काफी हद तक आक्रोश है विशेषकर हिंदू जनता में या भारत के नागरिकों में, उसका वक्फ कानून का संवैधानिक आधार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है। जाहिर सी बात है बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस के कोई लॉ आता नहीं है। फिर इसके बाद हम ये जानेंगे कि क्या वक्फ की जो संपत्ति होगी उसका प्रयोग केवल मुसलमान ही करेंगे या फिर अन्यों को भी इसके इस्तेमाल की इजाजत होगी। तो बड़े ही सात्विकता से बचाव करते हुए नजर आते हैं वक्फ के समर्थक इस सभी मुद्दों का। इस पे हम डिटेल में चीरफाड़ करेंगे या पोस्टमार्टम करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। फिर उसके बाद हम सैद्धांतिक पक्ष में ही देखेंगे कि आखिर भारत में वक्फ की कुल कितनी संपत्ति है। जब यह सैद्धांतिक पक्ष पूरा हो जाएगा उसके पश्चात हम इसके जो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम सैद्धांतिक पक्ष पे जब पहुंच आए हैं तो इसमें क्या है। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न था कि वक्फ क्या है। तो जब हम वक्फ की फिलॉसफी या दर्शन पे जाते हैं तो यह अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है रोकना। किंतु समय के साथ जब इस्लाम का उदय हो रहा है आज से 1400 वर्ष पूर्व, तो इस्लामिक भाषा में
इसका जो प्रयोग किया गया वक्फ शब्द का, वह कहा गया कि कोई अगर मुसलमान अगर अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम पर दान करता है तो ऐसी संपत्ति को वक्फ कहा जाएगा। अल्लाह के नाम पर दान करने का क्या अर्थ है? जाहिर सी बात है, अल्लाह किसी संपत्ति का प्रयोग तो करेगा नहीं, उस संपत्ति का प्रयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के वक्फ एक ऐसी संपत्ति है जिसमें कोई मुसलमान अपने संपत्ति के हिस्से को जन कल्याण के लिए दान में करता है। कुल मिलाकर के इसे आप ट्रस्ट कह सकते हैं, यदि दर्शन फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अब प्रश्न है, लेकिन यह संपत्ति किसके नाम पर दी जाती है? दान के नाम पर दी जाती है। तो अब प्रश्न उठता है कि वक्फ जो संपत्ति है, आखिर इसका मुसलमान प्रयोग करता क्या है, किस उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जा सकता है? तो जाहिर सी बात है, पब्लिक वेलफेयर लोक कल्याण के लिए है, तो इसका प्रयोग होगा हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, स्कूल या मदरसे बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, कब्रिस्तान बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, या फिर मुसाफिर खाना जिसको कि हम धर्मशाला कह सकते हैं, ऐसे प्रयोजनों के लिए वक्फ की संपत्ति या वक्फ से जो आय आएगी उसका प्रयोग किया जाएगा। प्राय हम देखते हैं कि ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट ईसाइयों में भी पाया जाता है और हिंदू धर्म में भी पाया जाता है। जो आपके भंडारे चलते हैं, अयोध्या में चलते हैं या फिर बनारस में चलते हैं या वैष्णो देवी में चलते हैं, वो इसी प्रकार के दान दी हुई संपत्ति से चलते हैं। जो लोग कल्याणकारी प्रवृत्ति के होते हैं, अल्ट्रुइस्ट नेचर के होते हैं, वे ऐसी संपत्ति का दान करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यह व्यक्ति के द्वारा अपनी निजी संपत्ति का त्याग है, किसके कल्याण के लिए? जन कल्याण के लिए, अल्लाह के नाम पर। अब हम इसके हिस्ट्री को देख लें एक बार कि इसका इतिहास क्या है। तो जब हम इसके हिस्ट्री को देखते हैं तो मोहम्मद साहब के समय में ही वक्फ की कॉन्सेप्ट आ गया था, या वक्फ की अवधारणा आ गई थी। यह घटना है 628 ईस्वी की, यानी 628 एडी की। तो इसमें क्या घटना घटी? तो इसमें घटना घट रही है कि आपने एक इनके हजरत उमर हुआ करते थे, जो कि आगे चल के मोहम्मद साहब की मौत के बाद से ये इस्लाम के दूसरे खलीफा बने। तो हजरत जो उमर हैं, ये खैबर की लड़ाई में गए हुए थे, जो कि 628 में हुई थी मोहम्मद साहब के कार्यकाल में ही। तो खैबर की लड़ाई में गए थे, वहां पर इन्हें जमीन का एक टुकड़ा मिला, किसी ने गिफ्ट किया। अब वह जो जमीन का टुकड़ा इन्हें मिला, इन्होंने अपने आका यानी अपने हुजूर मोहम्मद साहब से पूछा कि आका इस जमीन का मैं क्या करूं? मोहम्मद साहब ने कहा कि इस जमीन को वैसे ही रहने दो जैसा है। अब इस जमीन से जो आय अर्जित होगी, जो प्रॉफिट अर्जित होगा, उसको इस्तेमाल किया जाएगा इस्लाम के कल्याण के लिए, दीन दुखियों के कल्याण के लिए। जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में इस संपत्ति को इसी रूप में, वक्फ के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो आप समझ गए होंगे कि मोहम्मद साहब के समय में ही, चूंकि वो दयालु प्रवृत्ति के इंसान थे, कुछ हद तक परोपकारी प्रवृत्ति के इंसान थे, तो उन्होंने इस शब्द या इस अवधारणा को जन्म दिया। तो ये तो रहा इतिहास। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने, मोहम्मद साहब ने जब उमर को ये सारी बातें कही, इसके साथ ही कुछ कंडीशंस या शर्तें भी लगा दी। वही शर्तें आज भी वक्त की कंडीशंस पे लागू होती हैं, लगभग थोड़े बहुत फेरबदल के साथ। तो वो कंडीशंस क्या थी? तो मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर कोई जमीन कोई व्यक्ति दान में दे रहा है किसी उम्र से, और उसको वक्त के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी पहली शर्त क्या होगी कि वक्त में प्राप्त कोई अगर जमीन है तो उसको बेचा नहीं जा सकेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे पहले ही आप इस चीज को बता दिया है कि इस संपत्ति की स्थिति क्या है, कंडीशंस क्या होती हैं यूज करने की। फिर दूसरी चीज इसमें क्या कहा गया कि अगर किसी ने ऐसी संपत्ति जो अल्लाह के नाम पर दान दे दिया है, अगर उसको वापस लेना चाहेगा तो वह उसे वापस नहीं लौटाया जाएगा। दूसरी शर्त यानी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। फिर उसके बाद तीसरी बात यहां पर क्या कही गई कि इस संपत्ति को किसी भी रूप में दूसरों के उत्तराधिकार के रूप में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, किंतु इसका इस्तेमाल लीज पर देकर, किराए पर देकर उससे कुछ प्रॉफिट लिया जा सकता है और उस प्रॉफिट का इस्तेमाल जन कल्याण में किया जाएगा। तो मोहम्मद साहब के द्वारा जो ये मानक तय किए गए वक्त के लिए, वही मानक आज भी मौजूद हैं। अब प्रश्न उठता है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम पहुंच चुके पॉइंट पे, सिद्धांत के, कि क्या मुसलमानों के द्वारा धार्मिक कार्य के लिए जो भी दान दिया जाएगा वह वक्त की प्रॉपर्टी होगी? तो चलते हैं इस प्रश्न का
आंसर ढूंढने। तो जब हम इस प्रश्न का आंसर ढूंढते हैं तो क्या चीजें दिखाई देती है कि मुसलमानों के द्वारा जो भी संपत्ति दान की जा रही अल्लाह के नाम पे, वो सारी संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं होती है। मुसलमान अल्लाह के नाम पर एक दूसरे प्रकार की संपत्ति भी देते हैं, उसे हम जक़ात कहते हैं। तो अब जक़ात और वक्फ में अंतर क्या है? तो जो जक़ात की अवधारणा है इस्लामिक चैरिटी का, इसमें कॉन्सेप्ट है कि जो कि अमीर लोग अपनी आय का जो 2.5% हिस्सा जन कल्याण के लिए अल्लाह के नाम पर त्यागते हैं, वह जक़ात है। यानी जक़ात की अवधारणा कुल मिलाकर समर्थवान पे लागू होती है। वहीं जब हम वक्फ की बात करते हैं, वक्फ के संपत्ति की, तो यह एक ऐसा दान है जिसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अमीर कर सकता है, गरीब कर सकता है, जिसकी कोई संतान नहीं है वह भी कर सकता है, जन कल्याण या परोपकार के नाम पर, अल्लाह के नाम पर दान कर सकता है। दूसरा चीज अगर डिफरेंस देखें तो वक्फ की संपत्ति तभी वक्फ की संपत्ति होगी जब एग्रीमेंट पेपर पर वह लिखा हो कि यह संपत्ति मैं जक़ात के रूप में नहीं दे रहा हूं बल्कि वक्फ के रूप में दे रहा हूं, तो वह संपत्ति वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। अब उसके बाद हम आते हैं अगली स्थिति कि भारत में वक्फ की संपत्ति के संरक्षण का इतिहास क्या है, कि इसका संरक्षण कौन करेगा, क्योंकि अलग अलग देशों में वक्फ के संरक्षण के लिए अलग अलग प्रावधान है, किंतु हम भारत के निवासी हैं और विवाद भारत में उत्पन्न है, इसलिए इसको यहां हम देखते हैं। तो जब हम भारत में वक्फ की संपत्ति के संरक्षण का इतिहास देखते हैं तो यह आरंभ होता है 1923 से, यानी 1923 में पहली बार वक्फ एक्ट आया था। वह वक्फ एक्ट आया क्यों था? तो उसका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं था, वह शिया और सुन्नी के बीच में वक्फ की संपत्ति में उभरे हुए विवाद को सुलझाने के लिए आया था, उसके प्रबंधन और मैनेजमेंट को लेकर के आया था ब्रिटिश दौर में। तो ध्यान रखेंगे, शिया और सुन्नी के विवादों को सुलझाने हेतु यह आ रहा है 1923 में। क्यों, कैसे विवाद थे? तो अक्सर आप देखते हैं कि मुगल स्टेट के नीचे कहीं शिया नवाब है, कहीं सुन्नी नवाब है, फिर शिया नवाबों के नीचे उसके छोटे सामंत पता चल रहा है सुन्नी है, तो कभी पता चल रहा है कि वो सामंत अगर संपत्ति दान दे रहा है तो शिया नवाब कह रहा है मूल तो संपत्ति आला मालिक तो मैं हूं, तो ऐसी स्थिति में वह शिया के दान खाते में मानी जाएगी, वही सुन्नी जमींदार कह रहा है वह मेरे दान खाते में मानी जाएगी। तो ऐसे विवादों के निपटारे के लिए 1923 में आया। खैर फिलहाल उस दौर में भी इस कानून को, वक्फ एक्ट को चुनौती दिया गया था ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को आप देखते रहें। ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल ने इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था इस कानून को। खैर फिलहाल भारत के जो ब्रिटिश हुक्मरान हैं, जो इंग्लैंड से जो कानून इसको नल एंड वॉइड घोषित किया हुआ था, वे उसको छुपा करके फिर भी इसको बनाए रखे, इस एक्ट को कुल मिला के बनाए रखा गया। 1947 में देश का विभाजन हो रहा है और देश को आजादी मिल रही है। इसके बाद अब पुराने वक्फ एक्ट का हुआ क्या? प्राय आप सुने होंगे कि वक्फ कानून कांग्रेस की देन है या फिर नेहरू की देन है। तो मित्रों यहां से आप स्पष्ट हो गया होगा कि पूर्व से यह लॉ चलता चला आ रहा है। जैसे कि आपका जो इस्लामिक पर्सनल लॉ है, यह भी 1937 से चला आ रहा है, हिंदू पर्सनल लॉ है 1840 से चला आ रहा है, और इस्लामिक लॉ भी उतना ही पुराना है। खैर बाद में संशोधित होकर 1937 में आया। खैर उस बात को हम साइड करते हैं। तो ये नेहरू की दिन नहीं है, 1923 की दिन है। आजादी के पश्चात एक बड़ी संख्या में मुसलमान अपनी संपत्ति छोड़ करके पाकिस्तान चले गए। उसके बाद से फिर यह नया विवाद उभर करके आया कि अगर कोई मुसलमान उस संपत्ति को दान दे रहा है तो उसका संरक्षक कौन होगा? तो जाहिर सी बात है, कोई जामा मस्जिद का मौलवी हो सकता है, मुफ्ती हो सकता था इसका प्रबंधक। तो निश्चित तौर पे जो मुसलमानों की जो दान दी हुई संपत्ति होती, मुस्लिम टीम ही उसका संरक्षण करती और मुसलमानों की फिर वह पर्सनल प्रॉपर्टी ही बनी रह जाती। एक प्रकार से एक नई जमींदारी व्यवस्था को जन्म दिया जा सकता था। नेहरू जी ने इसका तोड़ निकाला। उन्होंने सोचा कि सबसे बेहतरीन तरीका होगा कि सबसे पहली बात है कि उस समय पूंजीवादी व्यवस्था है, जमींदारी प्रथा है और देश की बड़ी आबादी भूखमरी की शिकार है, और ऐसी स्थिति में इस प्रकार की संपत्ति पर कोई निजी संस्था नियंत्रण बनाए रखे यह उचित नहीं है। ऐसी ही परिस्थिति से निपटने के लिए 1954 में आजादी के बाद पहली बार पंडित नेहरू वक्फ एक्ट लेकर के आ रहे हैं कि जो भी संपत्ति अल्लाह के नाम पर सामाजिक कल्याण के लिए दान की जाएगी उस वक्फ बोर्ड के अधीन होगा। वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया और वक्फ बोर्ड उसका सामाजिक कल्याण में प्रयोग करेगा, किंतु इसके ऊपर जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसका नियंत्रण होगा। नेहरू की यह सूझ और बुद्धिमत्ता का ही एक प्रमाण था। खैर फिलहाल 1954 वाला जो कानून है वह पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया
और फिर उसमें रियल वे में वह एक्ट बन नहीं पाया था, बिल ही था, पास नहीं हो पाया किसी कारणवश। 1955 में उसको पूर्ण रूप से पास किया गया 1955 में। तो कुल मिलाकर के भारत में जो वक्फ एक्ट है, आजादी के पहले 1923 में आ रहा है और आजादी के बाद 1955 में आ रहा है। यह रहा वक्फ का इतिहास। किंतु आगे देखते हैं कि जो वह कानून था बड़ा ही सामान्य और सरल प्रकृति का था, क्योंकि जब अभी हम विवाद पे चर्चा करेंगे तो आप इस इशू को और बारीकी से समझ जाएंगे। आगे चल करके धीरे धीरे उस कानून के भीतर नई बातें जुड़ती चली गई। फिलहाल 1995 जब 1991 में एलपीजी आ रहा है, उसके बाद संघीय प्रधानमंत्री कांग्रेस में बैठाए गए। इंदिरा की हत्या के बाद कांग्रेस का पतन कर दिया गया और संघीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को पीएम बनाया गया। उन्हीं को अभी क्या कहा जाता है, भारत रत्न से नवाजा गया है। तो इन्होंने पुराने जो नेहरू वाला 1955 का एक्ट है, वक्फ एक्ट है, इसको समाप्त करवा दिया और उसके बाद 1995 में 1995 में एक नया वक्फ एक्ट लेकर के आए, जो कि पूर्व के जो सामान्य संरक्षणकारी प्रवृत्ति की थी, जो कानून था 1955 वाला, उसकी तुलना में काफी विभत्स था और मुसलमानों के पक्ष में बहुत सारे रियायतें दी गई थी, या वक्फ बोर्ड को एक प्रकार से ड्रैकोनियन पावर से नवाजा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब पोलराइजेशन का खेल चल रहा है। अब मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता हूं कि इसमें आरएसएस की भूमिका नहीं थी। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आगे चल करके यह 1995 वाले कानून को और भी ड्रैकोनियन बनाने की कोशिश की गई 2013 में, और एक प्रकार से वक्फ बोर्ड के भीतर जो अन्य संस्थाएं थी, जैसे वक्फ परिषद है, ये इससे ऊपर की संस्था है, फिर उसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल है जहां पर डिस्प्यूट की सुनवाई होगी, ये संगठनों को एक व्यापक कंप्रहेंसिव राइट्स या अधिकार दे दिए गए और इस रूप में अधिकार दे दिया गया कि ये अपने रूप में लेवियाथनिक नेचर के हो गए। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो अपने आप में एक संप्रभु जमींदार के रूप में वक्फ बोर्ड 2013 के बाद से कार्य कर रहा है और इसी को लेकर के वर्तमान समय में आम आदमी को चिंता सताए हुई है। इसलिए वह ऐसे संशोधनों की मांग कर रही है कि इसके जो ड्रैकोनियन पावर्स हैं, जो इसके अनलिमिटेड राइट्स हैं, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, वरना भविष्य में भारत की जनता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फिलहाल अब हम देखते हैं कि जो वक्फ बोर्ड 2013 में संशोधित रूप में आ रहा है या 1995 से चला रहा है, उस बोर्ड के काम क्या हैं, प्राइमरी वर्क्स उसके क्या है वक्फ बोर्ड के। तो जब हम इस प्रश्न का विचार करते हैं तो वक्फ बोर्ड के 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। जो सबसे पहला काम है वह है वक्फ की संपत्ति का संरक्षण करना या उसके रिकॉर्ड को रखना। दूसरा इसका काम है कि वक्फ की संपत्ति से जो आय आ रही है, जो इनकम आ रहा है, उस इनकम का कहां प्रयोग हो रहा है, यूज हो रहा है या मिसयूज हो रहा है, उसका हिसाब रखना। ये इसके 2 बड़े काम हैं। और फिर इसी में आ रहा है कि उसका सही उपयोग हो रहा है या मिसयूज हो रहा है, इस बात की जांच करना। कुल मिलाकर के अगर हम वक्फ बोर्ड के काम को देखें, इसके वर्क को देखें, तो 3 बड़ी बातें हैं। सबसे पहला है रिकॉर्ड रखना वक्फ की संपत्ति का, दूसरा है उसकी आय का हिसाब, यानी पहला रिकॉर्ड, दूसरा हिसाब, और तीसरा परीक्षण करना, एग्जामिन करना कि उसका कहीं कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा। 3 ही मेन बड़े काम हैं वक्फ बोर्ड के। अब हम देखते हैं इन बातों से तो आप काफी हद तक परिचित होंगे। फिलहाल उसके बाद हम देखते हैं अगले सिनेरियो में कि आखिरकार भारत में वक्फ बोर्ड की संपत्ति कितनी है, इसके पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है। तो जाहिर सी बात है यह एक अपने आप में एक ऑटोनोमस यूनिट बनकर के उभरा है। तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्याएं आ रही हैं वह ये आ रही है कि रेलवे के बाद और सेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति का यह उत्तराधिकारी है। लेकिन समस्या इसमें क्या है कि रेलवे और सेना पर सीधा सीधा सरकार का नियंत्रण है, किंतु इस पर सरकार का सीधा नियंत्रण ना होकर के एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में गठित किया गया है। ये इसकी सबसे बड़ी स्थिति है। दूसरी अगली अगर इसकी बात को हम कहें तो ये कह लीजिए कि एक प्रकार से वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है जितने में एक मिनी पाकिस्तान खड़ा किया जा सकता है, या यूं कहा जाए कि पाकिस्तान के लगभग बराबर का एक देश खड़ा किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब इसकी कुल संपत्ति है कितनी, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसके संपत्तियों की जानकारी उपलब्ध है
वामसी की साइट पर। वामसी की साइट पर कैसे उपलब्ध है? तो इसका वामसी का एक साइट है जो कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन काम करता है, वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। तो वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी इसी पर इसका सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। और मैं जो रिकॉर्ड लेकर के आपके बीच में आया हूं वह 30 सितंबर 2022 का आंकड़ा है, जिसमें कि इसकी संपत्ति का आपको मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा, तो आप भी जाकर वहां देख सकते हैं। उस साइट का जो पूरा नाम है vamsi.nic.in, देख सकते हैं आप मैप में। तो अब अगली चीज देखें, तो इसके पास जो रिकॉर्ड डाटा उपलब्ध कराए गए उससे इसकी संपत्ति की जानकारी मिलती है। तो कुल संपत्ति उस पर जो मैंने पाई वह थी 7,85,234 करोड़। ये संपत्तियों की कीमत नहीं है, ये संपत्ति है 7,85,934 इसकी संपत्ति है, करोड़ नहीं है, ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार स्टेटमेंट सुन ले, संपत्ति कुल कितनी है? 7,85,934। इस संपत्ति की टोटल लागत मॉनेटरी रूप में कितनी है? तो करीब करीब 1.2 लाख करोड़, 1.2 लाख करोड़ इस संपत्ति की कीमत है। अगर हम बात करें कि जो वक्फ की संपत्ति है, सर्वाधिक वक्फ की संपत्तियां किस राज्य में हैं? तो सर्वाधिक वक्फ की संपत्ति उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगर आप देखेंगे तो इसमें करीब 1,90,000 से ज्यादा संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास हैं और करीब 15,000 से ज्यादा संपत्तियां आपकी शिया वक्फ बोर्ड के पास है। आप देख सकते हैं, डाटा मैंने रखा हुआ है। तो यानी उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा संपत्ति। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख लेंगे, हो सकता है पीसीएस प्री में पूछा जा सके। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन लिया है। फिर उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड का उत्तराधिकारी राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। इसके पास करीब 80,480 संपत्तियां मौजूद हैं। फिर तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वह तमिलनाडु राज्य में है और यह करीब 60,223 है, यानी 60,223 है। तो ये तो हो गई वक्फ की संपत्तियों की बात। किंतु इन संपत्तियों में भी धांधलियां कम नहीं है। अगर देखा जाए तो 57,486 वक्फ बोर्ड की संपत्ति अवैध कब्जे में है। इसके अलावा 4,35,417 यानी 4,35,470 जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसका अभी तक इसके पास डाटा ही उपलब्ध नहीं है कि वह 4,35,417 संपत्तियां हैं कहां। तो जो कब्जे में है वह भ्रष्टाचार की शिकार है और जिसके डाटा अनुपलब्ध हैं उनकी जांच भी होनी चाहिए कि आखिर ये वक्फ की संपत्ति गई कहां। तो ये सारे इस वक्त के बेसिक स्ट्रक्चर में आपने समझा, यानी थ्योरेटिकल पार्ट में। तो बस इन्हीं कमियों को सुधारने के लिए यह अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में रखा गया, किंतु यह वहां पर पास नहीं हो पाया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया गया जो कि 30 सदस्यीय होगी। फिलहाल इतनी ही कमियां नहीं है, इसमें ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं या इसके जो लॉस जो चलते चले आ रहे हैं 1995 से और 2013 में अमेंड करके उसको और भी ड्रैकोनियन बना दिया गया, वे नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस वक्फ एक्ट में कमियां क्या क्या हैं और किन किन जगहों पर सुधार की सख्त जरूरत है, वरना भारत भी हो सकता है कि कल कोई इस्लामिक राष्ट्र के रूप में तब्दील हो जाए बांग्लादेश की तरह।